फाइनल राउंड खेलने से पहले फहीम उर्फ छोड़ू से एक मुलाकात जरूरी थी। रसाम दर हकीकत इसी के काम में लगा हुआ था और आखिरी सीन में रसाम ने इसका किरदार भी रखा हुआ था, बल्कि इस सीन में फहीम की पूरी फैमिली की ड्रामाई एंट्री थी। उन्होंने जुमे की शाम सदर के एक होटल में मुलाकात की। रसाम ने अपनी अब की कारगुजारी को बड़ी एहतियात के साथ एडिट करने के बाद फहीम को अपनी मर्जी से मालूमात फराहम कर दी। इसने गंभीर लहजे में बताया, समझ लो मैंने ये मुहिम कामयाबी से सर कर ली है। बस कल दोपहर में इस मिशन का ड्राप सीन है जिसमें तुमने नादिया भाभी और गुड़िया के साथ शिरकत करना है। और रसाम की बात पूरी होने से पहले ही फहीम ने कता कलामी की और बेजारकुन लहजे में कहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर तुम अपना पल्ला फैलाकर चुपचाप तवज्जो से मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा ये पल्ला जवाहिर से बच जाएगा। रसाम ने घूर कर इसे देखा। मैं इसी तरफ आ रहा था। ठीक है, फहीम ने बेचारगी से बोला, अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा और तुम कहते जाओ। मैंने अपनी एक दोस्त माया का तुम्हारे साले शाकिर के साथ इश्क रचा डाला है, रसाम ने ठहरे हुए लहजे में बताया। इस वक्त उनकी मोहब्बत बेताबू अरूज पहुंच चुकी है। कल दोपहर में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करने वाले हैं। बात के इख्तिताम पर इसने छोड़ू को रेस्टोरेंट का नाम भी बता दिया। ये तो कमाल हो गया, फहीम ने सरसराती आवाज में कहा। फिर पूछा, आगे क्या क्या प्रोग्राम है? माया के हवाले से रसाम ने गलत बयानी नहीं की। माया इसकी एक दरीना सनाशा थी। इसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन दुबली पतली और स्मार्ट होने के बायस वो अपनी असल उम्र से 10 साल छोटी नजर आती थी। इसे देखने वाला कोई भी शख्स 17-18 साल से ज्यादा का नहीं समझ सकता था। माया बला की हसीन और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। इन लोगों ने मज़कूरा रेस्टोरेंट में ठीक 3 बजे दोपहर मीटिंग फिक्स की है। तो सामने जवाब दिया, इस रेस्टोरेंट का माहौल बड़ा ही सनसनीखेज और रोमान परवर है। वहाँ अक्सर लव बर्ड ही डेटिंग के लिए जाते हैं। वैसे ये कोई रोल या फार्मूला नहीं है, कोई भी इस रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए जा सकता है। अमूमन लोग वहाँ पर अच्छा खासा तवील वक्त गुजारते हैं। माया और शाकिर जिस नौयत अफलातूनी मोहब्बत में गर्दन तक धंस चुके हैं, इसके पेश नज़र मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो कम से कम 2 घंटे तक वहाँ जरूर सिटिंग करेंगे। अब तुमको करना ये है कि लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद इसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी बीवी और बेटी के साथ ठीक 3:30 बजे इस रेस्टोरेंट में एंट्री मारनी है। तुम लोग मेरी दावत पर वहां आओगे। मैं मेजबान की हैसियत से 2:30 बजे रेस्टोरेंट में मौजूद होगा। माया और शाकिर इश्क के समंदर में डुबके लगा रहे होंगे जब तुम लोग अचानक इनके सर पर पहुंच जाओगे। मज़कूरा रेस्टोरेंट में अपने साथी का हाथ पकड़ना एक आम सी बात है, वहाँ पर इससे ज्यादा भी बहुत कुछ होता है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे साले साहब जब एक नामहरम लड़की के साथ डेट मारते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी। और शाकिर की हालत को देखकर तुम्हारी वाइफ के जहन में अपने मुनाफिक भाई का जो इमेज बना हुआ है वो तुम्हारी परेशानी का खात्मा कर देगा। नादिया को यकीन हो जाएगा कि इसका भाई शाकिर ने दीनदार होने का ड्रामा रचा रखा है। हकीकत यह है कि वो अभी तक अपनी पुरानी आवारगी की रवश पर गामजन है। मुझे यकीन है कि अपने भाई का ये किरदार देखकर वो इसकी बातों को संजीदगी से लेना छोड़ देगी। बताओ ये मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा? फैंटास्टिक, फहीम ने पुरमसरत लहजे में जवाब दिया। रसाम, तुम्हारे चुप चालाक होने में कोई कलाम नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में शैतान का दिमाग है, लेकिन क्या तुम्हारी वो दोस्त माया इस सिचुएशन को संभाल लेगी? माया पिछले 1 हफ्ते से कोई जक नहीं मार रही। छोड़ो, रसाम ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मसनूई हफ्की अमेज लहजे में कहा। इसकी उम्दा परफॉर्मेंस के तो फैल ही शाकिर इसकी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर इस अक़्दे सानी के लिए मरा जा रहा है। वो तुम्हारी बीवी के लिए कम उम्र हसीन और ज़हीन भाभी लाने का अटल फैसला कर चुका है। मुझे माया के रोल पर भरपूर भरोसा है। वो अपनी लाजवाब अदाकारी से सिचुएशन में ऐसा रंग भरेगी कि इस रेस्टोरेंट का माहौल किसी रंगरोली की तरह सज जाएगा। तुम्हें माया के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने किरदार पर तवज्जो दो। ओके बॉस, फहीम ने फरमा बरदारी से कहा। मैं कल ठीक 3:30 बजे अपनी फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाऊंगा। दैट्स गुड, रसाम ने 27 अंदाज में कहा। फिर वो दोनों अपनी अपनी राह ली। ये दुरुस्त है कि रसाम ने फहीम को आधी अधूरी हकीकत से आगाह किया था। इस मिशन के बहुत सारे मामला इसने फहीम से छुपा लिए थे। ये सब इसके प्रोग्राम का हिस्सा था। वो इस प्रोजेक्ट में 4 मुख्तलिफ हसीतों से काम कर रहा था, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। इसलिए इसने हर शय को एकदम खुला नहीं छोड़ा था। रात में रसाम ने अपने ग्रुप के तीसरे रुकन अजफर उर्फ बुद्धू से सेल्यूलर रब्ता किया। रस्मी अलैक्सलैक के बाद अजफर ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, यार 1 हफ्ता गुजर चुका है, तुमने छोड़ू के काम का अब तक कुछ नहीं किया, बेचारा सूखे में ही मारा जाएगा। मेरे डियर बुद्धू, मैं छोड़ू को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। फिर इसने इसी रेस्टोरेंट का नाम बताने के बाद कहा, कल दोपहर 2:30 बजे तुम मुझे रेस्टोरेंट में आकर मिलोगे। मैंने छोड़ू के मसले का बड़ा पायदार हल निकाल लिया है। कल तुम अपनी आंखों से देखोगे कि हमारे छोड़ू की क्या शानदार जीत होती है। ऐसा क्या? अजफर ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। कुछ तफसील तो बताओ। फहीम वाले इशू पर पिछले 1 हफ्ते से अजफर ने कई बार रसाम से बात करने की कोशिश की थी, मगर इसने आए बाएं शाएं करके अजफर को टाल दिया था। अब की बार रसाम ने से ड्राफ्ट सीन की चंद झलकियां दिखाने के बाद कहा, बाकी बातें रेस्टोरेंट में होंगी। अजफर बड़े पुरजोश अंदाज में रसाम से बरवकत रेस्टोरेंट पहुंचने का वादा कर लिया था। माया का ताल्लुक एक खाते पीते मॉडर्न घराने से था। वो रसाम की बहुत इज्जत करती थी, एहतराम से उसे सर कहकर मुखातिब करती थी। माया जिंदगी के मामलात में हंसी एडवांस थी, इलावा वो एक बेमिसाल की अदाकारा भी थी। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का टाइटल इस पर खूब जचता था। रसाम ने शाकिर के साथ जो इश्क चलाया था वो तमाम तार
मैसेजेस इसने माया को पढ़ा दिए थे। दोनों तरफ के मैसेजेस को देखने के बाद माया ने हैरत भरे लहजे में कहा, सर आपने तो कमाल कर दिया, इतनी शानदार लव चैटिंग कोई लड़की भी क्या करेगी। मुझे तो लगता है ये काम अंजाम देते हुए आपके अंदर किसी कच्ची उम्र की लड़की की रूह हलूल कर गई थी। इस किस्म की तूफानी मोहब्बत टीन एजर्स का ही तो इम्तियाज है। मैं जो कर सकता था वो कर डाला, इसके बाद तुम्हारा रोल शुरू होता है। रसाम ने गहरी संजीदगी से कहा, आज वाली सिचुएशन को संभाल लोगी ना। सर आप देखते जाएं, माया ने बड़े पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं एक गूंगी महबूबा का रोल इतनी खूबसूरती से निभाऊंगी कि आप अशकार उठेंगे। शाकिर को माया ने पिछले एक हफ्ते से बहुत तरसाया और तड़पाया हुआ है। रसाम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो फिजिकल टच की कोशिश जरूर करेगा और डोंट वरी सर। माया इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी, मैं गूंगी और यतीम लड़की जरूर होगी, मगर खुददारी और शर्मो हया मुझ में कूट कूट कर बड़ी हुई है। मैं अपने होने वाले शोहर को यही तासर दूंगी कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती वो मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इस किस्म की हरकतों को गैर शरई समझती हूँ। बहुत खूब, तुमने बहुत अहम पॉइंट पकड़ा है। रसाम ने तौसीफी नजर से इसकी तरफ देखकर कहा, शाकिर मजहब के मामले में बहुत कट्टर है। तुम्हारे इस अंदाज को वो तुम्हारे किरदार की मजबूती और एहसासात की पाकिज़गी को समझेगा, लेकिन हमें इस केस के तारीख पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खिलाफ तवक्को कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होगी तो तुम क्या करोगी। मैं इस नागवार सिचुएशन और शाकिर पर लानत भेजकर रेस्टोरेंट से उठ जाऊंगी और ये भूल जाऊंगी कि आप भी मेरे साथ हैं। माया ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, मैं रेस्टोरेंट से थोड़े से फासले पर अपनी गाड़ी को पार्क करूंगी, वापसी पर आपको भी अपने साथ नहीं लाऊंगी। आप अपने लिए कोई और सवारी देख लीजिएगा, मेरा मतलब है किसी अपसेट की सूरत में। समझ गया, रसाम ने मुतमईन अंदाज में कहा। ये तमाम तर गुफ्तगू इन दोनों के बीच रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए माया की गाड़ी के अंदर हुई। वो लोग बर वक्त रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। रसाम ने शाकिर को माया के ड्रेस के बारे में बता दिया और माया को शाकिर की तस्वीर दिखा दी। माया ने अपने लिए एक ऐसी टेबल का इंतखाब किया जहां से रेस्टोरेंट का दाहिनी दरवाजा साफ नजर आता था। रसाम चंद फुट की दूरी पर एक टेबल पर विराजमान हो गया। हस्बे वादा अजफर ने बर वक्त ज्वाइन कर लिया। वो दोनों जहाँ बैठे थे वहां से माया वाली टेबल का व्यू क्रिस्टल क्लियर था। ऐसे एंगल का इंतखाब रसाम ने खास मकसद से किया था। वो अपने साथ एक स्लिम डिजिटल कैमरा भी लेकर आया था कि ड्राप सीन की फिल्म बंदी भी की जाए। वो हसास कैमरा नीम तारीकी में भी उम्दा रिजल्ट देता था। रसाम ने मुस्कुरा कैमरे को अपनी टेबल पर इस तरह एडजस्ट किया कि फ्रेम में माया वाली टेबल का मंजर वाज़ेह हो जाए। इसके बाद इसने कैमरे को रिकॉर्डिंग पर डाल दिया। 3:05 पर एक फरबा अंदाम औरत रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने के बाद तेज तेज कदमों से चलती हुई सीधा माया वाली टेबल पर पहुंची और गुस्सीले लहजे में इस्तफसार हुई, गूंगी माया तुम ही हो। इस सूरत हाल ने रसाम को बौखला दिया, लेकिन माया एक लम्हे के लिए भी नर्वस ना हुई। वो चुपचाप इस औरत को घूरती रही। माया के इस रवैये ने मज़कूरा औरत को आतिशी ज़हर पा कर दिया और गुर्राहट अमेज अंदाज में बोली, मैं मिसेस शाकिर हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी कमीनगी का सबक सीखने यहाँ आई हूँ। वो गया अपने मुंह से आग उगल रही थी। माया की बच्ची, तुम्हें शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते हुए जरा शर्म नहीं आती। तुमने जिस नंबर पर मेरे शोहर शाकिर से इश्क लड़ाया है वो पिछले 6 माह से मेरे इस्तेमाल में है। शाकिर ने अपना नंबर बदल लिया है, ये सिम कार्ड मुझे दे दिया है। सारी सूरत हाल रसाम की समझ में आ गई, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो सदफ के मामले में छलांग लगाए। इसके लिए इत्मीनान बख्श बात यह थी कि इस सिचुएशन में माया जरा सा घबराई नहीं। जब तुमने मुझे बेहुदा लतीफे भेजे तो मैं यही समझी कि तुम कोई ठरकी और अवबाश किस्म के मर्द हो। सदफ तैश के आलम में बोलती चली गई, लेकिन फिर पता चला कि तुम कोई आवारा गूंगी लड़की हो जो मेरे शोहर को अपने शीशे में उतारने की कोशिश कर रही हो। इस मौके पर मैंने यही सोचा कि फोन करके तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं शाकिर नहीं बल्कि इसकी बीवी सदफ हूँ। मैंने तुम्हें कई बार कॉल भी की मगर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की। ताहम वाहियात मैसेजिंग का सिलसिला जारी रखा और जब तुमने मुझे अयार, लूमड़ी, मकार और मोटी भैंस कहा और न जाने क्या क्या कह डाला तो मेरा खून भी खोल उठा। मेरे अंदर तुमसे भयानक इंतकाम लेने का जज्बा पैदा हुआ। लम्हाती तौक़ुफ़ करके सदफ ने 2-3 गहरी सांसें ली और अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, बस फिर मैंने शाकिर बनकर तुमसे इश्क किया, चैटिंग शुरू कर दी और गैर कर तुम्हें इस मुकाम पर ले जहां पब्लिक के सामने तुम्हारी ऐसी बेइज्जती कर सकूं। क्या आइंदा तुम किसी भी रजील हरकत के बारे में सोचो भी नहीं। रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। ताहम रसाम और अजफर समेत किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। सब खामोश तमाशाई बनने का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि कैमरा अपने बतरीके अहसन काम जारी रखे हुए था। फिर सब ने एक अजीब नज़ारा देखा। माया एक झटके से उठकर खड़ी होगी। कबल इसके कि सदफ की जुबान से मजीद कोई लफ्ज़ निकलता, माया ने खींचकर जन्नाटेदार थप्पड़ सदफ की गाल पर रसीद किया। हूंवार लहजे में बोली, मैं माया हूँ और ना ही किसी शाकिर को जानती हूँ। तुमने सुन लिया, मैं गूंगी भी नहीं हूँ। यू ब्लडी बास्टर्ड। सदफ पर गोया आसमानी बिजली आन गिरी। बेशतर इसके कि वो समझ पाती इसके साथ कौन सा हाथ हो गया है। माया जल्दी से चलती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। रसाम ने फौरन से बेशतर फहीम से सेलुलर राब्ता किया और बरहमी भरे अंदाज से पूछा, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ। फहीम ने जवाब दिया, 10 मिनट तक रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं, वापस घर लौट जाओ। रसाम ने तहकुमाना अंदाज में कहा, आखिर हुआ क्या है? फहीम ने उलझनज़दा आवाज में कहा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।
रसाम ने मोतदिल अंदाज में कहा, तुम फैमिली को घर पहुंचाओ और तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर जो चाय का होटल है वहाँ आ जाओ, मैं भी वहाँ पहुंच रहा हूँ। यार कुछ बताओ तो सही, फहीम ने तशवीश भरे अंदाज में कहा, तुमने मुझे परेशान कर रखा है, बैठ कर बात करेंगे। ये क्या कर रसाम ने राब्ता मौकूफ कर दिया, फिर अजफर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बाइक पर हो? अजफर ने इस बात में गर्दन हिला दी। हमें फौरन निकलना होगा, रसाम ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करो, मैं बिल अदा करके आ रहा हूँ। अजफर रसाम की हुक्म की तामील करके फौरन उठ खड़ा हुआ। वो तीनों चाय के होटल में वाक़ नाज़िमाबाद में बैठे हुए थे। रसाम शदीद गुस्से में था। इसने फहीम के चेहरे पर निगाह जमाकर तपते हुए लहजे में कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई आइडिया वर्कआउट ना करे। आज जिंदगी में पहली मरतबा मुझे जिल्लत उठाना पड़ी है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। आज के बाद तुम छोड़ो नहीं बल्कि गधे भी हो, और वो भी दर्जा अव्वल की। आखिर मेरा कसूर क्या है? फहीम ने एहतजाजी लहजे में पूछा। मेरा कसूर क्या है? रसाम ने बिगड़े हुए लहजे में फहीम के जुमले को दोहराया, फिर अपने कैमरे की संगीन हेज रिकॉर्डिंग को रिमाइंड करके इसको पकड़ाते हुए तंज़िया अंदाज में बोला, इस वीडियो क्लिप को प्ले करके खुद ही देख लो कि तुम किस क्वालिटी के गधे हो, बात करते हो। फहीम ने माया और सद्दफ के बीच में होने वाले सीन की रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखा तो इसके होश उड़ गए। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। इसने शिकस्त खोरदा लहजे में कैमरा रसाम को दे दिया और कमजोर सी आवाज में बोला, अगर शाकिर ने 6 माह पहले वो नंबर सदफ को दे दिया था तो इसमें मैं क्या कर सकता था? अगर मेरा आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये कुदरत की तरफ से एक इशारा है। रसाम ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, शायद तुम्हारी इस्लाह का वक्त आ गया है, पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो। फहीम ने सटपटाए हुए लहजे में कहा, तुमने अभी कहा ना कि शाकिर ने 6 माह पहले वो नंबर सदफ को दे दिया है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रसाम ने फहीम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मेरे ख्याल में तुम्हारे करने के लिए अब एक ही काम बचा है। वो क्या? फहीम ने इसरारी अंदाज में पूछा। दाढ़ी रख लो, रसाम ने सरसराती हुई आवाज में कहा, और अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हारे सारे मसले खुद बहुत हल हो जाएंगे। फहीम हशम आलूदा नजरों से उसे घूरने लगा। रसाम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अजफर ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, अब तुम कहाँ चल दी? ड्राप सीन में लाजवाल अदाकारी की जोहर दिखाने वाली माया के पास। रसाम ने डिजिटल कैमरे को अपने हाथ में मानी है हरकत देते हुए कहा, इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी तो देना है। बुद्धू और गधा खामोश नजरों से चुप चालाक को जाते हुए तकने लगे। ड्राप सीन सबको बहुत भारी पड़ा था।